अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ख़त वज़ीर आज़म ने जिसका तज़किरा कर दिया, बहुत सस्पेंस है उनकी बातों में और ऐसे लग रहा था कि वो खुफिया रहेगा, लेकिन वो अमीर मीनाई ने कहा है सरकती जाए है नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफ्ताब आहिस्ता आहिस्ता। या आफ्ताब ये निकल यूँ रहा है कि ख़त के मुंदरजात तो नहीं बताए जा रहे, ना ही बताया जा रहा है कि किसकी तरफ से आया, लेकिन क्लू मिला है कि साजिश का जो मरकज़ी किरदार है वो नवाज़ शरीफ साहब है जो लंदन में बैठे हैं। किस तरह, वो सुनते हैं। अगर किसी को कोई शक है तो उनके जहन में एक ये भी ख्याल आया है कि हम ये तैयार हैं, यानी वज़ीर आज़म तैयार हैं, इसकी ज़रूरत हो और इससे लोगों की तसल्ली होती है कि वाकई में कि इससे तस्दीक की जा सकती है, तो कम से कम वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। दो टोक अल्फाज के अंदर ये भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। मैं इसीलिए उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टूज बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। सो जब आपने नवाज शरीफ वहाँ पे बैठ के वहाँ पे उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, जो बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई हैं जिसमें उनकी इजराइली जो सफारतकार हैं उनसे मुलाकातें हैं, बाकी लोगों से मुलाकातें हैं, उसके बाद ये जो ख़त हमें आया है इसमें नो कॉन्फिडेंस से पहले आया है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है सारे की सारी। इसमें तहरीक अदम एतमाद पेश होने से एक दिन पहले ये ख़त वज़ीर आज़म को मौसूल हुआ, उन्होंने अपने आज तर्जुमानों को भी दिखा दिया। सेठी साहब, ये जो शख्सियात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ये उस ख़त के हवाले से आपको रेलेवेंट शख्सियात लगी? और दूसरा, जिस तरह से वो साजिश को बयान कर रहे हैं, कल की जो आपकी खबर थी अंदरूनी चिड़िया की, ये उससे मुताबिकत रखती बात दिखाई दे रही है? वरना कोई मुल्क इस तरह से डायरेक्ट धमकी, कॉन्सिक्वेंसेस की और डायरेक्ट नाता जोड़े नो कॉन्फिडेंस के साथ, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे पहली बात तो कि असद उमर साहब उसको कह रहे हैं मरासला जी, और फवाद चौधरी साहब उसको ख़त कह रहे हैं। अब ये दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं है उर्दू ज़ुबान में? ख़त तो लेटर इंग्लिश में, और मुरासले को हम ये कह सकते हैं, केबल भी कह सकते हैं, इसको कम्युनिकेशन ईमेल भी कह सकते हैं, डॉसियर भी कह सकते हैं। अब आप बताएं क्या कहें इसको। तो मैं आपको बता देता हूँ है क्या जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं क्या यार, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। अब बात ये जी कि हमने पहले भी ये कहा था, कल भी मैंने यही कहा, मैं आज फिर ये कह रहा हूँ कि अब ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, अगर छुपी हुई है तो इसको डिनाई कर दें। मैं एक इल्ज़ाम लगाता हूँ तो मैं चाहूँगा असद उमर साहब कहें कि नजम सेठी गलत कह रहा है जी, सीधी सी बात, ऐसे नहीं है, फिर बात आगे बढ़ेगी ना। अब बात यह है कि सिर्फ नजम सेठी ये नहीं कह रहा, और लोग भी कह रहे हैं, तो ये क्लीन कर दें, साफ़ कर दें बात के क्या चीज़ है ये। मेरा तो मौक़िफ़ ये था कि एक ये केबल के तौर पे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वाशिंगटन के अंदर जी, उनसे रब्ता किया गया फॉरेन ऑफिस के ज़रिए, और उनसे ये कहा गया कि आप अपनी एक असेसमेंट लिख के भेजें जी, असेसमेंट लिख के भेजें, और जिसके अंदर ये चंद सवाल हैं, इनका जवाब होना चाहिए। अच्छा, वो बाद में बता देंगे कौन से सवाल थे। जिनमें से एक ये भी सवाल था कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहती तो आपके ख्याल में क्या उसके नताइज हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक नहीं रहती, और अगर रहती है तो क्या होंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो कि इंटरनल असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट है, वो लिख के भेज दी। अब जिसको ये, और इन्होंने मंगवा ली क्योंकि इनको पता था कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, किसी स्टेज पे भी आ सकता है, तो इन्होंने जल्दी करवाई कि जल्दी करके ये रिस्क असेसमेंट भेजें। अब ये इसीलिए कह रहे हैं कि इसके एक दिन कबल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च होने से एक दिन कबल 7 मार्च को ये आ गई पाकिस्तान एम्बेसी से। अच्छा, अब बात यह है कि जिस किस्म के सवाल लिखे गए थे और जिस किस्म के जवाब मिले हैं उनको, अपने
हुकूमत की तरफ से ही, क्योंकि हुकूमत तो नहीं की है ना। तो ये एम्बेसडर साहब तो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को ही करते हैं ना, वाया द फॉरेन ऑफिसर वाया शाह महमूद कुरैशी। तो इसीलिए शाह महमूद कुरैशी का नाम तो आ गया ना कि उन्होंने तो देखा है, उनको पता है। तो जो ख़त गया था या जो टेलीफोन के ऊपर बात हुई थी या कोई फॉर्मली एम्बेसडर साहब को कहा गया कि आप लिख के भेजें, हम आपको ये सवाल दे रहे हैं मगर इनके जवाब लिख के भेजें, तो मेरा ख्याल है इसके पीछे यही सोच थी कि कुछ अपने हाथ में भी होना चाहिए, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी बना लें। अदरवाइज़ वाई राइट टू द एम्बेसडर जी कि भाई क्या सूरत हाल है, जबकि आपका अपना फॉरेन ऑफिस है, आपके अपने मोईद यूसुफ साहब बैठे हैं जिनको अमेरिका के बारे में क्या नहीं पता कि अगर आप ऐसे करेंगे तो अमेरिका का ये रिएक्शन होगा, आप ये करेंगे तो अमेरिका का ये रिएक्शन हो सकता है। तो ये बनाई गई है सारी गेम जी। और उसी प्लॉट के उसी प्लान के तहत इस चीज़ को अब चलाया जा रहा है कि किसी तरीके से ऑपोजिशन को गंदा कर किया जाए और किसी तरीके से अपना सपोर्ट बेस वापस लाया जाए और किसी तरीके से इदारों के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो हमारी साइड लें जी। और ये मैं आगे आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जो उन्होंने कहा, मगर अभी मैं इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ। तो अब बात ये है कि ये एक इंटरनल मुरासला है जिसे ख़त भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इट्स एड्रेस टू, मेरा ख्याल है फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर को एड्रेस किया होगा। ये भी हो सकता है इन्होंने कहा हो कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को आप ख़त लिखते हैं, मुझे नहीं पता। मगर बात ये है कि जो मेरी ब्रीफिंग हुई है चिड़िया की तरफ से वो यही हुई है कि जी ये एक मेमो है फ्रॉम वाशिंगटन, हमारी अपनी एम्बेसी से, और उसके अंदर इन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, उन्होंने जवाब लिख के दे दिए। एक एम्बेसी का ओपिनियन है, ये किसी अमेरिकन का ओपिनियन नहीं है, ये किसी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का ओपिनियन नहीं है, ये किसी से थ्रेट नहीं है। ये हम समझते हैं, ये हमने बनाया है कि अगर ऐसे होता है तो हम साथ ये हो सकता है, अगर ऐसे होता है तो ये हो सकता है। और वहाँ ये बना दिया गया कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत रह जाती है तो हमारे तल्लुकात इस वक्त अच्छे नहीं हैं, तो फिर अगर अच्छे नहीं हैं तो फिर उसके नताइज भी ख़राब ही निकलेंगे। इसीलिए ये कि अगर रह जाती है इमरान खान की हुकूमत तो अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारे तल्लुकात इमरान खान साहब के अच्छे नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, ये वो वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की शायद उसके अंदर कोई बात लिखी है। अच्छा, अब बात यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये सारे ड्रामे कर रहे हैं, अब इसको उन्होंने लिंक कर दिया नवाज शरीफ साहब के साथ कि जी किसी तरीके से ये एक नवाज शरीफ की साजिश है। तो मुलाकातें कर रहे हैं वो वहाँ। अच्छा, ये एक अलग है, इसका कोई तल्लुक मेरा ख्याल है इस मरासले के साथ नहीं है, लेकिन मगर उन्होंने जोड़ दिया, उन्होंने जोड़ दिया। हाँ जी। तो अब बड़ा सीधी सी बात है कि अगर ख़त इतना खुफिया है, सीक्रेट है, तो आप ऐसे करें कि बुलाएं आप आपकी डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो कि आपके अपने मिनिस्टर्स हैं वहाँ और फौजी क़यादत वहाँ उसके साथ बैठी हुई होती है, तो उनके सामने ये रख दें और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज़ कर दें कि हमने देख लिया है और ये एक थ्रेट है। तो अगर फौजी क़यादत साथ जाती है इस चीज़ के, जो कि मेरा ख्याल है वो नहीं जाएंगे, उनकी तरफ से इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया सिटी साहब। देखिए मुझे जो पता चला कि वो बड़े परेशान है कि ये क्या ड्रामे हो रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। मगर जाहिर है कि वो इस वक्त न्यूट्रल हैं, वो ना हुकूमत की साइड लेना चाहते हैं, ना हुकूमत को तनकीद करना चाहते हैं, ना ही वो कोई ऐसी बयानबाजी करना चाहते हैं जिसके साथ एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए कि फ़ौज ने उसकी साइड ली और उसके साइड ली। वो इसके बाहर रहना चाहते हैं, वो नहीं इस कंट्रोवर्सी में आना चाहते। मगर मुझे ये बताएं कि खान साहब को अगर इतना ही ये ड्रामा इन्होंने करना है तो ले जाएं। अगर वो फ़ौजी क़यादत के साथ शेयर नहीं करना चाहते, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं किया, अभी असद कैसर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सिविल मिलिट्री क़यादत के साथ नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा एक दो सिविल मिलिट्री लोगों से हमने बात की है, पता है, तो ये एक दो ये कोई लीडरशिप तो नहीं होती ना। या तो अब कहे ना जी ISI के साथ शेयर किया है, आर्मी चीफ के साथ शेयर किया है, और फिर ये उनसे बयान दिलवाएं कि जी ये थ्रेट थी। ये नहीं कि थ्रेट हमारी अपनी थ्रेट परसेप्शन है, ये हमें अमेरिका ने थ्रेट दी है, तो ऐसी तो बात हो नहीं रही है। तो इसको छुपाया जा रहा है, वजाहत नहीं की जा रही। तो इसी से ये पता चलता है कि ये सारा एक नई एक कंस्पिरेसी बनाई गई है अपने आप को बचाने के लिए और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब ये ऑपोजिशन कह रही है कि भाई आप इसको पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी में ले आए, नहीं लेके जाते, पार्लियामेंट में बात कर लें कैमरा में, नहीं लेके जाते। अब ड्रामा कर दिया आयशा कि हम चीफ जस्टिस साहब को दिखाने के लिए तैयार हैं।
तो अरे भाई आपने क्या चीफ जस्टिस साहब को दिखाना है, किस कानून के तहत आप चीफ जस्टिस साहब को ओपिनियन इस पे मांग रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं मुल्क के बड़े के तौर पे, हमारे मुल्क के बड़े वही, बड़े कोई नहीं बड़े है। वही पे समझे बड़े इस जाते हैं मुल्क का हमेशा। प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर है। और उसके बाद एक्चुअली सबसे बड़ा तो प्रेसिडेंट है ना। अच्छा, प्रेसिडेंट ठीक है। इज द हेड ऑफ स्टेट, इसलिए है। ठीक है। उसके Then बाद वज़ीर-ए-आज़म। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सेनेट का चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस। तो ऑर्डर जो आता है वो आता है प्रेसिडेंट, ही इज द, उसके बाद हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद सेनेट चेयरमैन, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस। अच्छा, हाँ, तो अब सूरत हाल, और फिर गवर्नर्स आ जाते हैं इन प्रायोरिटी। आपको पता है जब गवर्नर जाता है कहीं सैर सपाटे के लिए या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो उस प्रोविंस का जो चीफ जस्टिस होता है वो डिप्यूट करता है उसकी जगह पे। सो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इज बिलो द रैंक ऑफ गवर्नर, द जी। गवर्नर इन द हायरार्की। इसी तरीके के साथ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बिलो द रैंक ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सेनेट, बिकॉज अगर प्रेसिडेंट कहीं जाता है यस, तो उनकी जगह पे चेयरमैन सेनेट आता है ठीक एज है। एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है। तो ये छोड़ दे सीनियर की बात और जूनियर की बात और बड़े की बात और रहमत बाबे की बात, ये छोड़ दे ये सारी बातें। बात बड़ी सीधी सी है कि ये अगर ये जेन्युइन है तो इसको या तो केस करें नवाज शरीफ के ऊपर, और केस की पूरी नोयत लिखे उसके अंदर, और जाए केस लगाएं, FIR काटें कि ये साजिश हुई है, ये एविडेंस है, लगाएं आप। वो तो अभी कर नहीं रहे, एविडेंस है कोई नहीं है, अपने पास से बातें बना रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये आखिरी लास्ट मिनट जिसे कहते हैं ना कोशिश, किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्होंने इन्वॉल्व करके मामला लटकाया जाए। और देखिए ये अगर ये सुप्रीम कोर्ट को ये कहते हैं देखें, अब वो तो सुप्रीम कोर्ट हमारा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं, हम नहीं देख सकते, मेरा ये मौक़िफ़ है। इनको भी पता है इस बात का, अटर्नी जनरल ने बता दिया होगा, नहीं तो अगर इतने ये होते दिलेर और इनको पता होता कानून हमारे साथ है तो ये पहुंच जाते अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जो नहीं गए हैं इनको ये पता है कि किसी कोई जवाज़ ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का, और अगर ये जाने की कोशिश करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे करके बाहर फेंक रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं होना कि ये है क्या, ये व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। तो इसलिए ये, और हमें क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसको अगर इन्वॉल्व करना है तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इन्वॉल्व करें, पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करें। अगर कल को कोई धमकी आती है, आयशा इंडिया की तरफ से धमकी आती है कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कि हम जंग करने वाले हैं आपसे, या हम डिक्लेयर करते हैं जंग, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि जी इजाज़त चाहिए आपकी कि जी हम वो हमारे पे वो हमले कर, हमें खबर मिली है कि वो हमला करने वाले हैं, तो ये थ्रेट है कि नहीं थ्रेट ऐसे नहीं होगा ना। वो तो पूरा एक नेशनल सिक्योरिटी का एक इदारे बने हुए हैं जो कि थ्रेट परसेप्शंस को देखते हैं कि ये थ्रेट है, ये थ्रेट नहीं है, और अगर थ्रेट है तो क्या काउंटर एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना। तो ये तो एक इंस्टीट्यूशनल चीज़ें हैं। ये सारी बातें जो कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के बाहर कर रहे हैं। इसका ये मतलब है मेरे जहन में तो ये है कि ये एक नया एक फ्रॉड ब्रेन गेम कह लें, ब्रेन गेम खेलने की कोशिश की अच्छा, लेकिन वो माजी की हुकूमतों, रिजीम चेंज का जो फार्मूला है आलमी ताकतों का, अमेरिका का खुसूसन, उसका हवाला देके कह रहे हैं कि एक और मकबूल रहनुमा इसकी भेंट चढ़ सकता है और हमें इससे इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को बचाना है। सिटी साहब 7 तारीख को ये मिलता है ख़त और 27 तारीख को वज़ीर आज़म इसे लहराते हैं, 20 दिनों का ये फासला। इस दौरान हुकूमत क्या करती रही इस ख़त को? वेरीफाई किसी को नहीं दिखाया, बैठे रहे हैं कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हारने जाएंगे तो फिर हमें ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी और हमें ये ड्रामे करने पड़ेंगे। अच्छा। और तो इनके पास है कुछ नहीं। अब तो ऐसे है जैसे कि डूब रहे हैं और हर चीज़ हाथ पैर मार रहे हैं, और कुछ भी मिल जाए उसको पकड़ लेते हैं, ना भी मिले तो ढूंढ लेते हैं कहीं से। अच्छा। तो ये उस किस्म की सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई लोग, जो लोग इनकी बातों में आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कि पहले से इनके खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ये वही कंस्टिट्यूंसी है। और बाकी जो इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं वो तो जाहिर है उनको तो नज़र आ रहा है कि ये किस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, इस मामले में ऑपोजिशन क्या कर सकती है? वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर ये साबित हो जाए तो हम इमरान खान साहब के साथ होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, क्या वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कह सकते हैं कि आप आए इस मामले में और फैसला करें कि ख़त की हकीकत क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट? नहीं, देखिए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपोजिशन बराह रास्त बात नहीं कर सकते। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और प्रेसिडेंट के और कोई नहीं उनके साथ बात अपील नहीं की जा सकती उनसे? अपीलों के साथ नहीं कुछ आता ना। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न ना। कल को इल्ज़ाम लग जाएगा कि आप
साजिश कर रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आप उनको अप्रोच कर रहे हैं हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए। नहीं, ऐसे नहीं होता ना। अच्छा, हाँ, प्राइम मिनिस्टर का हक है आर्मी चीफ से बात करे, ब्रीफिंग ले ISI से, कोर कमांडर्स को भी मिल सकता है प्राइम मिनिस्टर अगर वो चाहे। अगर आर्मी चीफ कहे हाँ जी, अगर वो कहे मैंने मिलना है आपके कोर कमांडर्स को, तो उसमें भी फिर बात बन सकती है कि जी क्यों मिलना चाहते हैं, क्या है मसला, क्या है, ये इश्यूज बन जाते हैं। कानूनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर आर्मी के इंटरनल अफेयर्स के अंदर मदाखलत नहीं कर सकता, सवाए दो चीज़ों के, ISI चीफ की लगाना और रिमूव करना, और आर्मी चीफ को लगाना और रिमूव करना। अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर जो है आर्मी के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स है उसके अंदर मदाखलत नहीं कर सकते। प्रमोशंस अगर करनी है लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर, तो वो फिर उसकी अगर एक्सटेंशन चाहिए तो वो फिर अगर आर्मी चीफ अप्रूव करता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अप्रूव करे या ना करे, ये भी कानून थोड़ा सा चेंज हुआ है। अच्छा, मगर इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि जी ऑपोजिशन आर्मी चीफ को कहे वी अपील टू द आर्मी चीफ कि आप मेहरबानी करके देख के ये करें। नहीं, दे कांट डू दैट। कल को उनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा आप तो साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। ये तो आर्टिकल 6 लगता है आपके ऊपर कि आप फ़ौज को मुलव्वस कर रहे हैं इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो ये सवाए प्राइम मिनिस्टर और कोई नहीं कर सकता ये, और उधर तो जा नहीं रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किसी स्टेज पे जा भी सकते हैं। अच्छा, ये किसी स्टेज पे ये कह सकते हैं कि हमने अब ये सारा ख़त जो है ये शेयर कर लिया है आर्मी चीफ के साथ या DG ISI के साथ। अच्छा, ये बाय द वे ये बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये कहेंगे हमने उनके साथ शेयर कर लिया है, और वो चुप हैं आगे से। वो क्या करें अब वो, अगर वो ये कहते हैं कि जी ये कोई थ्रेट नहीं है, ISPR की तरफ से बयान आते कोई थ्रेट नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ये और उसके दोस्त ये कहेंगे आर्मी तो न्यूट्रल नहीं रही, इन्होंने तो हमारे खिलाफ एक बयान दे दिया, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है ये थ्रेट है, आर्मी कह रही है थ्रेट नहीं है, इसका ये मतलब है ये तो हमारे खिलाफ है। चलो जी कुछ नोटिफिकेशन निकालते हैं इनके खिलाफ। ठीक है। तो वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते स्टेज पे, दे वांट टू स्टे आउट। व्हाट अबाउट सुप्रीम कोर्ट नाउ, ये चीफ जस्टिस के सामने किस तरह से लेके जाएगी मुझे नहीं हुकूमत? पता, लेके जा ही नहीं सकते। कोई कानून नहीं है जिसके कानून के बारे में ये एडवाइजरी पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने अभी पूछा है कि कानून ये कहता है तो आप एडवाइस करें क्या है क्या नहीं है। इसी तरीके के साथ मगर इस किस्म की चीज़ के लिए तो कोई कानून ही नहीं है आइन के अंदर कि जी आप चीफ जस्टिस के पास चले जाएं मोहर लगवाने के लिए किसी चीज़ की, ये कोई कानून ही नहीं है ऐसे। तो ये क्या करेंगे, इनको भी पता है इस बात का। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि ऑपोजिशन ये कहे नहीं आपने नहीं लेके जाना सुप्रीम कोर्ट, आपने नहीं लेके जाना, इसका मतलब है हम सही हैं, आप झूठ बोल, आप गलत कह रहे हैं, आपको डर लगता है कि हम चीफ जस्टिस के पास लेके जाते हैं। ये वो ड्रामा है। अच्छा, ठीक। और अगर अपोजिशन आज इनको कह दे कि जी आप बता दीजिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाना चाहते हैं और आपके पास कोई आइन का शिक है तो हम आपको रोक तो नहीं रहे, आप ले जाएं, फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। मगर कोई कानून के शिक के तहत जाएंगे ना तो वो डिस्प्ले बताना पड़ेगा ना सुप्रीम कोर्ट को। ये तो नहीं कि जी मैं आ रहा हूँ सलाम दुआ लेने, कप चाह नहीं पाओगे जज साहब, तो वो जी जज साहब जरा देखो ना, जरा जज साहब यार देखो ना जी थ्रेट है ये, तो जरा मेहरबानी करके जरा एक बयान तो दे दो कि थ्रेट है ये। ऐसे नहीं होता ना। ठीक है। तो अब वो बात ये है कि किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाएंगे, किस कानून के तहत ये एडमिट होगा फॉर जजमेंट और एन ओपिनियन। तो ये सारी बातें हवा में हैं, ये सिर्फ ड्रामा है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखने के लिए भी तैयार हो जाए। फॉरगेट अबाउट गिविंग एन ओपिनियन ऑन इट। ओके, तो केस क्या बिल्ड फिर करेगी? केस सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा का केस है, माइंड गेम्स का ये केस है और कोई केस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चले, हम ये देखा हमने माजी में भी कि चौधरी निसार भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के आखिरी साल में कहा करते थे कि ख़तरनाक आलमी साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही है जिससे 2 अहम फ़ौजी ओहदेदार और 2 सिविलियन ओहदेदार वाकिफ़ हैं। वो बातें भी हवा में रह गई। देखना यह है कि यह ख़त कहाँ तक जाता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब का क्या मौक़िफ़ आ सकता है। सेठी साहब ने अपना एनालिसिस दिया। मज़ीद अहम सवाल सेठी साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, वो कहते हैं हम तो समझे तो एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी रगे जाओ में उतर जाएगा। हम समझते तो बड़ी शेर शायरी कर रही हो तो। अब मौसम ही ऐसा, सेठी साहब ऐसी खिचड़ी पक रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि किसकी दाल नहीं गल रही। ओके। वो मुस्लिम लीग काफ ने अचानक एक अजीबोगरीब फैसला लिया, इसको अजीबोगरीब ऑपोजिशन समझ रही है।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी इस पर बरहम है। पहले मीडिया में खबरें आई कि वो मुस्लिम लीग नून पे बरहम है, फिर खबरें आई कि वो मुस्लिम लीग काफ से नाराज़ है। वो कह क्या रहे हैं, वो सुनवाते हैं। हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि कौन किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें, और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। और सेठी साहब, असल मामला गड़बड़ किसने किया, राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से इजहार ख्याल किया, वो सुनेंगे। हमने मुत्तहिदा अपोजिशन ने इसके अलावा भी हमने 172 वोट जो है वो पूरे कर लिए हैं। तो हमने इनको जाके ऑफर दी, चौधरी साहब ने बाकायदा एक्सेप्ट किया। चौधरी साहब ने कहा कि देखें ये पता चलते ही ये असम्बली तोड़ देंगे, तो इसलिए आप सुबह ही अदम एतमाद की तहरीक जो है बुज़दार के खिलाफ जमा करवा दें। चौधरी साहब किसी कीमत पे जो है वो नहीं बन सकते पंजाब के वज़ीर आला PTI की हमायत से। देयर इज़ मैनी अ स्लिप। आपने कल ही ये कह दिया था कि अभी काफ़ी मंजिलें हैं उनके वज़ीर आला बनने में। किसने किसको चकमा दिया ये खेल खेल के? मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या। कल हमने बात तो की थी, मगर आज थोड़ी सी अंदर की कहानी बता दूँ आपको कि उस रात कल रात को चौधरी साहब ने यह फ़ैसला किया, उससे एक रात कबल इनकी मीटिंग हुई सब PDM वालों के साथ, जहाँ नून लीग वाले भी थे, सारे थे। वहाँ फाइनल बात हो गई कि जी इतनी मुद्दत के लिए आप आएंगे, आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इतने MNAs को आपको सीटें हम मुहैया करेंगे या आपके ख़िलाफ़ खड़े नहीं करेंगे। पूरी सारा जो है ना नक्शा हो गया, मुका हो गया, जफियाँ डल गई, मिठाइयाँ खिला के दुआएं खैर हो गई, दुआ खैर हो गई। ठीक, ये कोई 11:30 बजे के करीब ये ख़त्म हुआ। अच्छा। उसके बाद इन्होंने कहा जी अब हमने जरदारी साहब को मिलने जाना है, वहाँ भी टोकरी मिठाई का लेके जाना है कि बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अहम रोल अदा किया है क्योंकि नून लीग को मनाने में और ये सब कुछ करने में। तो वहाँ पता चला कि वो थोड़े मसरूफ़ हैं इस वक्त। तो थोड़ी देर के बाद फिर ये पहुँचे वहाँ, टोकरियाँ लेके और मिठाइयाँ लेके और फूल लेके, और बड़ी वहाँ जप्पियाँ ये वो और कर के ये आ गए। अच्छा। जैसे जरदारी साहब अभी बता रहे थे इस क्लिप के अंदर कि फ़ैसला यही हुआ कि कल सुबह आपने विल मूव अहेड, जो हमने फ़ैसला किया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इन पंजाब। और फिर कहते हैं कि 11 बजे तक तो ये सब ठीक चल रहा था जी। फिर 12 बजे एकदम चौधरी साहब जो है वो उन्हें कुछ हुआ उनके साथ। अच्छा। और एकदम वो पलटे और पलट के और वो बनीगाला की सिग्नल कैच कर लिया उन्होंने, सिग्नल आ गया वहाँ से कोई, और उन्होंने सिग्नल कैच किया और किसी से कंसल्ट किए बगैर चौधरी शुजात साहब से भी बात नहीं की और अपने तारिक साहब से भी बात नहीं की, चीमा साहब से भी बात नहीं की, और वजाहत साहब के साहिबजादे उनसे भी बात नहीं की, सालिक से, हुसैन से, किसी से नहीं बात की, और मुनीस को लिए और रवाना हो गए और ख़बरें लगनी शुरू हो गई। तो मेरी इतला के मुताबिक चौधरी शुजात ने इनको फ़ोन करवाया, ओ भाई कित्थे जा रहे हो, वो की करन जा रहे हो। तो इन्होंने कोई ख़ास सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। उतनी देर में मीडिया वाले जो थे उन्होंने चौधरी शुजात साहब को टेक्स्ट मैसेजेस करने शुरू कर दिए। वो राब्ते में तो रहते हैं कि चौधरी साहब की हो रहा है, आपने इजाज़त दी है इसकी, या आपके ये परमिशन के साथ ये गए हैं, क्या हो रहा है। वो आगे से ही कह नहीं कुछ नहीं होना। उन्होंने इस किस्म के जवाब देने शुरू कर दिए, नहीं कोई नहीं, वो बुलाया वो चले गए, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा। और फिर जाके इन्होंने ये अनाउंस कर दिया और आधे घंटे के अंदर जो एक कम से कम 20 दिन लगे हैं या महीना लगा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिल के ये बात करने का कि किस किस्म का अरेंजमेंट होगा, इन्होंने आधे घंटे के अंदर इमरान खान साहब के साथ बैठ के जिनके नैपीस की बात ये करते रहे हैं और वो शेख साहब और फवाद चौधरी गालियाँ देते रहे हैं, ये सारे भूल के और अंगूठा लगा के वहाँ से उठ के आ गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि तारिक चीमा साहब ने इतना गुस्से में थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया और मेरी इत्तला के मुताबिक जो सालिक और हुसैन दोनों जो MNAs हैं क्यू लीग के, एक
चौधरी शुजात के साहबजादे हैं, एक उनके नेव्यू हैं वजाहत हुसैन वजाहत साहब के उनके साहबजादे भाई के बेटे हैं। जी। वो भी बड़े नाराज़ थे कि ये किया क्या है। जी। हमने तो जो फैसला किया था वो अच्छा फैसला था सियासी तौर पे, हमारा उससे मुकद्दर था, फ्यूचर था, सारा कुछ था। ये क्या किया है, ये तो गवर्नमेंट जा रही है और उसके साथ जाके ये तो उन्होंने चौधरी शुजात को कह दिया हम नहीं जाएंगे इनके साथ। उन्होंने अपने इरादे उसी वक्त बता दिए चौधरी शुजात को। अब चौधरी शुजात वॉज इन ट्रबल। उधर से ये मुनिसिलाई प्रेशर डाल रहा था कि जी आप ये बयान वापस करें, ये लड़के जो कि इस वक्त जो अफवाह चल रही है कि हमारे अंदर स्प्लिट हो गई है और मैं आके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मेरा भी एक थ्योरी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हमने क्यों ऐसे किया क्यों नहीं किया, तो आप इन द मीनवाइल कोई बयान ना दें। मुनिस पूरी कोशिश करके उसने एक बयान निकलवा लिया है चौधरी शुजात से, मगर अगर आप गौर से ये पढ़ें उसमें दो बातें लिखी हैं। जी। एक तो ये लिखा है कि मेरी मुशावरत के बगैर कोई फ़ैसला नहीं होता। दूसरा उन्होंने ये लिखा है कि हमारी फैमिली यूनाइटेड है। जी। तीसरा उन्होंने ये लिखा है कि जो आजकल के नौजवान हैं वो अपना मुकद्दर खुद बनाएं, अपने फ़ैसले खुद करें। तो उसमें से तीन चीज़ें निकली हैं। एक ये कि मेरा बेटा और उसका साथी ये अपना फ़ैसला खुद करेंगे। जी। ठीक, मैं और मेरा और परवेज़ हम तो फैमिली हैं, हम तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए। और ये दुनिया को दिखाने के लिए कि फैमिली के अंदर अभी भी यूनिटी है। हम ठीक है, वो मेरे बेटे वो अपने रास्ते में जाएं, मगर एज अ फैमिली वी आर स्टिल टुगेदर। अपने अलग रास्ते भी हो सकते हैं, वो इशारा उन्होंने कर दिया है उसके अंदर, जिसकी वजह से अब जो एनालिस्ट हैं वो यही गिन रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चौधरी परवेज़ इलाही के पास एक मुनिस की सीट है और एक वो जो खातून है शायद उनकी सीट है, और 3 सीटें जो 5 में से 3 हैं, 2 सालिक की और हुसैन की और उधर तारिक चीमा की, ये उनके पास नहीं है, ये जाएंगी अपोजिशन के पास। तो ये तो वाज़े हो गया। और अपोजिशन वाले भी बड़े रिलैक्स बैठे हैं कि, और मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग के अंदर चिड़िया की ये खबर है कि लंदन में वो कहते हैं दुआ उन्होंने मांगी है कि अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है जान छुट्टी है ना कभी। अच्छा मुश्किल में फंस गए थे। हाँ। अच्छा। जरदारी साहब ने हमें बड़ा प्रेशर डाल के ये करवा लिया था हमसे, और शुक्र है जान छुट्टी है। अच्छा। और उसका जो अब उसका जो रीज़न है कि जान कैसे छुट्टी और अच्छी बात हो गई, वो ये कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि अब अगला चीफ मिनिस्टर जो है चौधरी परवेज़ इलाही नहीं होगा, जिसको हम नॉमिनेट करेंगे वही होगा, और नंबर गेम हमारी है। नंबर गेम हमारी है। उधर राना सनाउल्लाह साहब 2 बातें कह रहे हैं। जी। एक ये कह रहे हैं कि हमारे वहाँ 172 पूरे हैं, जी। वहाँ कोई फिक्र की बात नहीं है, और यहाँ ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही कभी नहीं बन सकता चीफ मिनिस्टर। तो अब बात साफ़ हो गई। कल के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि मुझे सियासी तौर पे ये जो कदम उठाया इन्होंने इसकी समझ नहीं आती कि ये सियासी तौर पे क्या इनको फ़ायदा हो सकता है। अगर ये चीफ मिनिस्टर ही नहीं रहेंगे तो इनको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो या तो ये कैलकुलेशन है चौधरी परवेज़ इलाही की और मुनिस की कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा। एग्जैक्टली वो फ्यूचर शायद देख रहे हो। अगर ये समझते हैं कि वो कामयाब हो जाएगा और उसके बावजूद हम यहाँ बैठ जाएंगे चीफ मिनिस्टर बिकॉज पीटीआई के वोट्स जो हैं वो हमारे पास हैं, तो ये एक सियासी तौर पे बहुत गलत फहमी है उनकी। ये होगा नहीं। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जरदारी साहब भी कह रहे हैं और राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, और मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि इस वक्त जहांगीर तरीन साहब का वहाँ 3-4 ग्रुप्स बन चुके हैं पंजाब के अंदर। एक छोटा सा ग्रुप है 5-1 लोगों का जो कि नून लीग के ख़िलाफ़ है। नून लीग के अपने लोग हैं जो पीटीआई की तरफ झुका हुआ उनका, वो कहते हैं हम नून लीग के साथ नहीं है, वो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं। एक ग्रुप ये है। अब 3 इसके बरक्स हैं। एक है अलीम खान साहब का ग्रुप, उनके भी 4-5 लोग उनके साथ हैं, और एक ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ होती थी, फिर इसीलिए इमरान खान ने उसको साइडलाइन कर दिया, तो उनका भी एक छोटा सा ग्रुप है। फिर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है जिसके बारे में कहा जाता है उनके पास भी 15-20 लोग हैं जी। फिर नून लीग ने भी एक ग्रुप बनाया हुआ है पीटीआई को तोड़ने वाले ग्रुप, वहाँ से भी लोग, जैसे इस्लामाबाद में वो कहते हैं कि 23-24 लोग पीटीआई के हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो आएंगे, देख लीजिएगा क्या होता है। यहाँ भी वो लेके बैठे हुए हैं 20-25। तो सूरत हाल ये है कि किसी सूरत में भी अगर तो इस्लामाबाद में छुट्टी हो जाती है आप इमरान खान की, तो किसी सूरत में भी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे उसके बाद। अच्छा। इनके अपने लोग भाग जाएंगे और जो
नून लीग के लोग बाकी लोगों के साथ मिलकर अपना चीफ मिनिस्टर बना लेंगे। और अगर वो चौधरी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार थे एक मजबूरी के तहत, तो अब वो अलीम खान साहब को भी बना सकते हैं, जहांगीर तरीन साहब जिसके ऊपर हाथ रखते हैं उनको भी कर सकते हैं, और उनके साथ ये बात हो सकती है कि ठीक है जी आपके साथ भी सीट एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी, या आप नून लीग में आ जाएं या आप सीट एडजस्टमेंट्स कर लीजिएगा, बाद में हम आपको दे देंगे सीटें, और अभी आइए वोट डालें और ख़त्म करें बात को। ठीक है, तो ये सारी गेम है। अच्छा। और ये गेम अगले 7 दिन में क्लियर हो जाएगी, बिकॉज एट एवरी स्टेज सब लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, नाअहली के ऊपर या डी सीटिंग के ऊपर। हाँ, लेकिन इस्तीफे के बाद भी अभी तक हम उस्मान बुज़दार साहब को ही वज़ीर आला यूँ समझेंगे कि उनके ट्वीट में ये बड़ा मानी खेज सा जुमला है कि मंजूरी के बाद वो वज़ारत आला छोड़ देंगे। सिटी साहब, ये मंजूर किसने करना है? हाँ, ये सही है कि चीफ मिनिस्टर जब रिज़ाइन करता है जी, तो उसका रेजिग्नेशन गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उसको एक्सेप्ट करता है। अच्छा। उस रेजिग्नेशन को तो गवर्नर ने अगर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है कि इमरान खान साहब भी फिर गेम खेल रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के साथ कि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसका रेजिग्नेशन, अगर वहाँ डिले होगी तो उतने दिन कम मिल जाएंगे चौधरी साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में। चौधरी साहब की कोशिश होगी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पंजाब में मिल जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस्लामाबाद में उससे पहले, क्योंकि वो 3 तारीख को होना है, उससे पहले यहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए और मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ और कुर्सी पे आके बैठ जाऊँ। फिर आगे जाके जिस किस्म के भी हालात होते हैं तो देखे जाएगा, फिर निपट लेंगे उन हालात को। कुर्सी पे तो बैठा हूँगा ना, घोड़े पे बैठा हूँगा, देखा जाएगा फिर वहाँ क्या होता है, फिर यहाँ मैं संभाल लूँगा किसी न किसी, जोड़ तोड़ तो मुझे भी करनी आती है। तो अब यहाँ आगे बात आ गई है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान ने गवर्नर साहब को कह दिया कि अभी बैठे हैं इसके इस्तीफे के ऊपर 2 दिन, तो फिर क्या होगा? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है सिटी साहब। नहीं, मतलब अभी तो 1 दिन हुआ है ना। हाँ। अभी कल अनाउंस हुआ है जी, तो आज शाम तक गवर्नर साहब को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर आज शाम तक नहीं करेंगे तो चौधरी साहब के ज़हन के अंदर शक शुबात पैदा हो जाएंगे कि मेरे नाल तो हाथ नहीं हो गया, इमरान खान भी मेरे नाल हाथ तो नहीं कर गया। ये तो नहीं कि इमरान खान भी इंतज़ार कर रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रिजल्ट क्या आता है। अगर इमरान खान जीत जाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो हारता नहीं है वहाँ, तो फिर चौधरी साहब की क्या जरूरत है पंजाब में? फिर गुरदास साहब की जगह पे कोई और भी आ सकता है, कोई भी चौधरी को क्यों लाया जाए? माइंड गेम्स ही चल रही है सिटी माइंड साहब। गेम्स तो ये अभी इसीलिए सारे यही कह रहे हैं 1-2 दिन ठहरे, 1-2 दिन ठहरे। अब सारी, मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इशारे आ रहे हैं वो मुझे तो बड़े क्लियर लग रहे हैं, मगर हमारी सबकी ये उम्मीद है कि ये कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। लेकिन एमकेएम ने कहा था 1-2 दिन में वो फैसला कर लेंगे, उनकी भी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। हाँ। लेकिन मैंने आपसे उससे पहले मुस्लिम लीग काफ के बारे में ये पूछना है। स्प्लिट इन फैमिली उसकी तरदीद चौधरी शुजात तो कर रहे हैं, लेकिन वो अलग से जाके मुलाकातें करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब से और अपोजिशन से। वो फैसला बदल सकते हैं? चौधरी शुजात हुसैन इरादा रखते हैं मुलाकात का, या मुलाकात करने जा रहे हैं नहीं, वो जरदारी साहब से? वो करेंगे, और देन सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो वो है ना। देखिए ना, वो तो एक बुजुर्ग है, उन्होंने अपना वादा दिया जी, तो उन्होंने जो ये ख़त लिखा है ये मुनिस ने बहुत प्रेशर डाल के लिखवाया उनसे, मगर उन्होंने फिर भी इस पर गुंजाइश छोड़ दी है कि क्योंकि अब उनके जो साहिबजादे हैं और तारिक हैं और चीमा साहब हैं और वो हुसैन और सालिक जो हैं, मुझे तो लगता है वो अब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़े नहीं होंगे। और ये अगर चौधरी साहब का ख्याल है कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप ये सारे आ जाएंगे इनके साथ, ये नहीं होगा। वो सारे इसी उम्मीद में बैठे हैं कि इमरान खान साहब की छुट्टी हो जाए, उसके बाद फिर हम अपना फ्यूचर बनाएं, क्योंकि आगे जाके इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में हमने जीतना है, सीटें लेनी है, तो देखना कि हवा किस तरफ चल रही है। वेट एंड सी पॉलिसी एमकेएम कब तक ऐलान कर देगी? हाँ, एमकेएम के ऊपर उस किस्म का प्रेशर नहीं है। अच्छा, मगर पता नहीं, मेरा ये ख्याल, हमेशा मुझे लोग कहते रहे कि एमकेएम का क्या फैसला कल आ रहा है, परसों आ रहा है। मैं समझता हूँ एमकेएम भी जल्दी फैसला नहीं देगी, जितनी देर करेगी उतना वो समझेंगे उनके इंटरेस्ट में है कि पता नहीं हालात तब्दील ना हो जाए, पता नहीं ये ना हो जाए, पता नहीं वो ना हो जाए, तो इसलिए आखिरी वक्त तक वो रखेंगे। मैंने तो यहाँ तक ये भी कहा था कि ये बिल्कुल सोचा जा सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही को बात समझ आ जाए कि ये बात बनने वाली नहीं है, और वो शायद आखिरी वक्त पे फिर एक यू टर्न माफिया मांग के और पीडीएम के वापस उसके साथ आ जाए। ये रूल आउट नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, मगर हो सकता है कि वो फिर भी उन्होंने एक रिस्क ली है, वो टिके रहे, मगर मैं समझता हूँ कि ज़रूर सोचों में पड़ जाएंगे अब, जो कि जिस तरीके से हालात बढ़ रहे हैं।
यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उसके बाद काफ लीग ने जो रास्ता लिया है, MQM की इस वक्त फैसला कलीदी अहमियत इख्तियार कर चुका है। बहरहाल वो मामलात अपनी जगह पे। इमरान खान साहब अपने पार्टी अरकान को क्या कह रहे हैं और 63A का इत्तलाक कराने के हवाले से उन्होंने जो ख़त लिख दिया है इंडिविजुअली अपने MNAs को, उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ऐसे में जब 63A सदारती रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इमरान खान साहब ने अपने MNAs को वही कह दिया है जो इससे पहले असद कैसर बता चुके थे, असद उमर माजरत। अगर आप उस दिन वोटिंग वाले दिन कौमी असम्बली के सेशन में जाते हैं तो आप पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा, ये धमकी काम करेगी? नहीं, जिन लोगों ने ये फैसला किया है कि हम जाएंगे उनको पता है इस बात का कि पहली बात ये है कि जाना नहीं है, और अगर जाएंगे तो ये डिसीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले आपसे कहा उनको ये पता है इस बात का, ये धमकी उन्होंने ऑलरेडी अपने कैलकुलेशंस के अंदर ले ली है कि वो जाएंगे और ये फ़ौरन उनको नोटिस आ जाएगा कि आपने क्रॉस ओवर कर दिया है। अच्छा। उनका ये मौक़िफ़ है कि नहीं, आप जो मर्ज़ी करते रहे, हमने जाके वोट डालना है। अब उस वक्त अगर स्पीकर ने उनको रोका कि जी आपने आना नहीं था और आप आ गए हैं और आपके ऊपर आर्टिकल 63 हो गया, हमने आपको डीसीट कर दिया, तो फिर वहाँ शोर पड़ जाएगा। तो उनका ये मौक़िफ़ होगा, नहीं अब तो डीसीट कर ही नहीं सकते हमारा, हमने तो वोट डालेंगे तो फिर डीसीट करें हमें, और वोट काउंट होगा, वहाँ फिर झगड़ा हो सकता है। अगर झगड़ा हो जाता है तो लड़ाई, फिर वहाँ हालात ख़राब हो सकते हैं। बिकॉज अगर उनको फिज़िकली रोका गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिज़िकली किसी को नहीं रोकना, तो फिर ये एक किस्म की तौहीन भी हो जाएगी। तो फिर बात यहाँ नहीं रुकेगी। हो सकता है कि उस हंगामी हालात में स्पीकर ठा करके कि मैं जा रहा हूँ और प्रयोग कर दे कि जी मैं 2 दिन के लिए ये कर रहा हूँ, 3 दिन के लिए कर रहा हूँ, 1 दिन के लिए कर रहा हूँ, और ये ऑपोजिशन उठ के सुप्रीम कोर्ट चली जाए। अगर तो उससे मैलाफाइडी तो होगा, वो तो नज़र आएगा कि इन्होंने मैलाफाइडी की है। मैं इसीलिए फिर से ये दोहरा रहा हूँ इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो भी फैसला है जल्दी फैसला सुना दें। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं, मुख्तसर सी उधर से बात है, मुख्तसर सी इधर से बात है। एक आइन है, जजेस से बेहतर कौन जानता है आइन को। इसको जल्दी फैसला करके क्लियर कर दें कि आर्टिकल 63 जो है वो कैसे लगेगा और क्यों लगेगा और कब तक उसका असर होगा, ये क्लियर कर दें, ताकि जिन्होंने फ्लोर क्रॉस करना है उनको पता हो कि हमारे साथ ये होना है, और जिन्होंने नहीं करना उनको भी पता हो कि हम सेफ़ हैं, और गवर्नमेंट को भी पता हो कि अब अगर आपने वहाँ असेंबली के अंदर कुछ गड़बड़ की तो इट विल बी क्लियर कट वायलेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी है जिसकी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फिर ये कन्फ्यूजन चलेगी, लड़ाई झगड़े चलेंगे अदालतों को, सियासत के अंदर और असेंबली प्रोसीडिंग्स के अंदर इन्वॉल्व घसीट लिया जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इंस्टेबिलिटी बढ़ने के साथ इम्कान का खदशा ये होता है कि वायलेंस भी होगी, सड़कों के ऊपर भी लॉन्ग मार्चेस, धरने शुरू हो जाएंगे, और फिर न्यूट्रल एम्पायर जो है उसको फिर आना पड़ेगा और उंगली उठानी पड़ेगी, जिसके साथ बहुत हालात ख़राब हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जो रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, उसमें ये कहा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि पार्टी इन्हिराफ से मुतालिक जो आइन है उसको अधूरा क्यों छोड़ा गया पार्लियामेंट की जानिब से। तो हो सकता है कि फिर बात उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को निपटानी पड़े, आपकी वही बात के फैसला बर वक्त आ जाए शायद, और इस तरफ मामला ना आना चाहिए। मैं समझता हूं कि स्टेबिलिटी के लिए और क्लैरिटी के लिए आना चाहिए। राइट, मामलात फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाते हैं। अच्छा, जब इधर मामलात जो है वो तय नहीं पा रहे, तो उधर हम परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी खबरें देख रहे हैं, कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि उनके साथ हाथ हो गया। अच्छा। जी, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि वो हाथ होने से बच गए हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर उनके बारे में इख्तलाफ पाया जाता था कि मुद्दत क्या होनी चाहिए, तायुन क्या, और नहीं चाहते थे कि 5 वोटों वालों को वजारत आला पंजाब की दे दी जाए। और वो ये कह रहे हैं कि हमें चीज़ों का पहले से इल्म हो जाता है, ये हमारी खुशकिस्मती है। यहाँ पर कुछ बातें फ़ोन कॉल वगैरह की भी हो रही हैं कि कहीं से लाइन मिली। सेठी साहब, ये हुआ क्या है परवेज़ इलाही साहब? देखिए, 2-3 बातें मैं जल्दी से कमेंट कर देता हूँ। चौधरी साहब का ये कहना कि हमें पहले से कुछ चीज़ें पता चल गई हैं, उन्होंने हवाला ये दिया कि हमें पता था कि नून लीग खुश नहीं है, और अब ये कह रहे हैं कि जी हमें 3-4 महीने की उन्होंने कहा था कि उस इतने अरसे के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो ये तो नई बात नहीं है, तो छुपी हुई थी। मैं इस प्रोग्राम में 100 दफ़ा कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, उसके बाद आप हट जाएँ, और ये कह रहे हैं कि हम वहाँ तक जाएंगे। हाँ जी। तो पूरी टर्म कर लें 5 साल। अगर ये ऐसी सूरत हाल थी तो कोई नई बात तो नहीं है, तो पुरानी बात है, और इसी के ऊपर तय हुआ एक दिन पहले रात को जब पिजा के जफ्फियाँ और दुआएं मांगी गई और सारा कोई मुकमका हो गया, तो उसके अंदर कोई सेटल तो हुआ था ना।
तो उसके ऊँट से तो लग गए थे, दुआएं हो गई थी, जपियाँ हो गई थी, मुंह मीठा भी कर लिया था। तो ये कौन सी बात है जो कि इनको पहले से पता चल जाती है, मतलब क्या आखिरी वक्त पे इनको कोई नई बात पता चलती है? जहाँ से ये बात चली कि फिर कोई नई बात है, पुरानी बातें तो इनको सब पता थी, उसके बावजूद उन्होंने जाके मिठाइयाँ वठाइयाँ बांटी और अंगूठे छूटे लगा दिए और दुआएं मांग ली। तो अब सूरत हाल ये है कि इनको आखिरी मिनट पे कोई हदायत आई है या कोई अब वो कुछ एनालिस्ट हैं या तज्ज़ियाकार हैं जो ये कह रहे हैं कि जी शायद इनको कोई फ़ोन कॉल आई है और उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ठीक है। अब फ़ोन कॉल क्या हो सकती है? यही हो सकती होगी कि तो आप ना जाएं, आप टिके रहें, हुकूमत के साथ ही रहें, ऑपोजिशन की तरफ ना जाए, हुकूमत के साथ टिके, यही हो सकता है। और क्या, और बनी गाला चले जाए तब और जाए, वो आपको बुला रहे हैं, आप जाएं, अभी बुलाएंगे तो आप चले जाइएगा। तो अब सूरत हाल ये है कि ये किसने, अगर ऐसी सूरत हाल हुई है तो ये फिर ये किसने ये की है, ये फिर यही जो तज्ज़ियाकार हैं ये फिर आगे भी बात को बढ़ा रहे हैं, इशारे कर रहे हैं कि कहाँ से आया, कोई कहता है कोई रिटायर्ड एक्स जनरल है या ब्रिगेडियर है या जो भी है उसने कोई पैगाम दिया है, कोई कह रहा है कि जनरल फैज़ के कोई पुराने इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स थे जो कि अब साइडलाइन हो गए हैं मगर अभी भी वो उनकी बात सुनते हैं और वो आगे कन्वे कर रहे हैं। इस किस्म की अफवाहें चल रही हैं, कोई इसमें सदाकत नहीं है। मगर इसमें ज़रूर एक बात है कि क्या हुआ आखिरी वक्त पे कि चौधरी साहब ने इतना बड़ा यू टर्न, मैं समझता हूँ इमरान खान ने भी इतने बड़े यू टर्न नहीं लिए जितने चौधरी साहब ने लिए। और मैं देख रहा था उनकी जो मुस्कुराहट वाट सारी उड़ी हुई है, ऐसे लगता है कि उनको खुद ही पता कि वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, एक फ़ैसला करवा लिया गया है या कर दिया है और अब उनको नहीं समझ आ रही, अब जाके ये बातें बाद में कर रहे हैं कि जी मुझे पता लग गया था, ये हो गया था, फलाना हो गया था। मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब इस वक्त बड़े अनस्टेबल सिचुएशन में है, PMLQ भी अनस्टेबल है इस वक्त। अभी ये चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी MQM आ रही है, अरे भाई MQM वाले तो आपके कह रहे हैं कि आपने पूछे बगैर आप डिसीजन कर लिया, आप पहले तो कह रहे थे इत्तेहादी साथ और दिन रात यही कहते थे इकट्ठे जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। तो ये अब सारी बातें हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। MQM अपना फैसला करेगी। MQM हो सकता है उनको भी इसी किस्म की फ़ोन कॉल चली जाए कि आप आ जाए हुकूमत की तरफ, हो सकता है उनको ना जाए, और हो सकता है वो ये फैसला करेंगे नहीं हमारा मुकद्दर इस तरफ नहीं, तो इंतज़ार कर ले वो क्या होता है। मगर बात सीधी सी है, MQM हुकूमत के साथ रहे या ना रहे, क्यों रहे या ना रहे, ये फ़ैसला करना है उन लोगों ने जिन लोगों ने DC होना है, उनके फैसले के ऊपर सब कुछ आगे चलेगा। ठीक है, तो ये आपस की बात है ये, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको क्लियर किया जाए, बिकॉज ये अब 170 के करीब वो पहुँचे हुए हैं, 171 के करीब ये पहुँचे हुए हैं, और इतनी फिर स्विंग स्टेट्स का जैसे किरदार है, यहाँ स्विंग वोट्स का किरदार है। और गेम जाहिर है आखिरी दिन तक दिलचस्प रहेगी, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच ये रहेगा। जाते जाते मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं टाइम इज़ ओवर बिफोर द टाइम गेट्स ओवर। निजी चैनल से बात करते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये खत जो है वो इन्वेस्टिगेट हो। इससे क्या मुराद है, सेंसिटिविटी की वजह से? नहीं, जाहिर है वो एक्सपोज हो जाएंगे अगर इन्वेस्टिगेट हुआ, पता लग जाएगा फ्रॉड है सारा कुछ। अच्छा, पता लग जाएगा किसने लिखा, क्यों लिखा, किसने लिखवाया, और तो वो तो इन्वेस्टिगेट नहीं चाहेंगे। और ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट वाली बात, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर ले कि हमने ये सुनना है, इसलिए ये सारा ड्रामा है। ठीक है, अब कल के दिन भी हम इसी शो में सेठी साहब से उनका एनालिसिस लेंगे। तब तक क्या क्या मामला तय पा चुके होंगे, इंटरेस्टिंग होगा जानना सेठी साहब का मौक़िफ़ उस पर। आपको जानना चाहें तो इस वीडियो मैसेज के ज़रिए नंबर पे भेजिए और हम तक अपना फीडबैक भी पहुंचाइए। अल्लाह ने के बाद।